बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन आज 9 अगस्त है, दिन है संडे का और साल 2020। आज की अहम खबरों की जो हेडलाइंस हैं, जो स्लग्स हैं, वो आप थंबनेल पर पढ़ चुके होंगे। मरियम नवाज और यूरो 5 की इंपोर्ट से मुतल्लिका जो खबरें हैं उस पर आगे चल के बात होगी। सबसे पहले जो तीसरी खबर है जिसमें साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार, जस्टिस काजी फाइज ईसा और पनामा जीआईटी का जिक्र है, उस पर सबसे पहले बात होगी क्योंकि ये मेरे लिए एक चैलेंजिंग खबर है जिस पर बात करनी है। हमारे एक साथी जो यूट्यूब पर अपना शो भी करते हैं उनकी जानिब से ये बताया गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत की जानिब से एक ऐसी रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश की गई है जिसमें साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की गुरबत के खात्मे के हवाले से जो खिदमात हैं उनका एतराफ़ किया गया है। वो साथ ही अपनी वीडियो में ये भी बताते हैं कि पनामा जीआईटी की तश्कील में साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब का मुबैना तौर पर जो किरदार था, व्हाट्सएप का मुबैना तौर पर जो इस्तेमाल था, उस पर भी सवालात उठाए गए। और चंद रोज़ पहले जो एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात आया जिसमें जीआईटी के रुकन इरफान नईम मंगी के काबिलियत के हवाले से, उनकी अहलियत के हवाले से जो सवालात उठाए गए उनका भी हमारे उस साथी ने अपनी वीडियो में जिक्र किया है। और वो ये दावा करते हैं कि मेरी वीडियो में पेश किए गए तमाम जो फैक्ट एंड फिगर हैं वो बिल्कुल एविडेंस के साथ पेश किए गए हैं। और वो चैलेंज करते हैं कि अगर किसी में हिम्मत है तो मेरे इन फैक्ट एंड फिगर को कंट्राडिक्ट करके दिखाए। तो मैं उनके इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं और इस वीडियो में इस चैलेंज को मीट करने की कोशिश करूंगा। उनकी जानिब से जिस रिपोर्ट का जिक्र किया गया है, नेशनल कमीशन फॉर पाकिस्तान की ये नेशनल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये रिपोर्ट है जो पार्लियामेंट में पेश की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि नवाज शरीफ के आखिरी दौरे हुकूमत में जब वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, पाकिस्तान में गुर्बत की शरह में नुमायां कमी देखने में आई थी। और रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि गुर्बत की शरह नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत के आखिर में 57% से घटकर 24% तक आ चुकी थी। तो ये कहते हैं कि जब ये रिपोर्ट पार्लियामेंट में मौजूदा हुकूमत की जानिब से पेश की गई तो मुझे इस बात का यकीन नहीं आया। मैंने अपने कानों पर यकीन नहीं किया, मैंने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया कि किस तरह से मौजूदा हुकूमत साबिक वज़ीर आज़म की खिदमात के एतराफ़ के हवाले से जो रिपोर्ट है उसे पार्लियामेंट में पेश कर सकती है। तो इसे तो मेरे ख्याल से बड़ी पॉजिटिवली देखना चाहिए था कि मौजूदा हुकूमत ने नेशनल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें नवाज शरीफ की खिदमात का एतराफ़ किया गया था गुरबत के खात्मे के हवाले से, और मौजूदा हुकूमत ने ना तो उस रिपोर्ट को छुपाया, ना उस रिपोर्ट में किसी किस्म की टेम्परिंग करने की कोशिश की, बल्कि उस रिपोर्ट को उसी तरह से पार्लियामेंट में पेश कर दिया। तो इस पर तो हुकूमत को क्रेडिट मिलना चाहिए कि नेशनल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट को हुकूमत की जानिब से मिनोअन जो है वो उसी तरह से पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि जो मुखालफिन है मौजूदा हुकूमत के, हुकूमत को अगर अपने मुआशी फ़ैसलों के सिलसिले में किसी जगह पर कोई कामयाबी हासिल होती है, कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल होती है, तो जो मुखालफिन है हुकूमत की उस मुआशी कामयाबी का इस खुले दिल के साथ, बड़ेपन के साथ जो है वो उसका एतराफ़ नहीं करते। मसलन अगर आप वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को देख लें, जब से वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो इक़्तिदार में आए हैं तो पाकिस्तान की अगर स्टॉक एक्सचेंज पर नज़र डाली जाए तो उसमें आपको बेहतरी नज़र आएगी, ज़र मुबादला के ज़खायर में आपको बेहतरी होती हुई नज़र आएगी। इसी तरह से पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग थी, जो उसका आउटलुक था, उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया था मूडीज़ की जानिब से। और गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को जो है वो मूडीज़ की जानिब से अंडर ऑब्जर्वेशन से निकाल कर जो है वो स्टेबल में डाल दिया गया है। इससे पहले जब पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग जो है वो अंडर ऑब्जर्वेशन में थी तो उसमें इस बात का खदशा था कि शायद कोरोना वायरस की वबा की वजह से ये रेटिंग कहीं नेगेटिव में ना चले जाए। लेकिन हुकूमत के जो इक़दाम थे मुआशी बेहतरी के हवाले से, उसके नतीजे में पाकिस्तान की ये क्रेडिट रेटिंग जो है वो अंडर ऑब्जर्वेशन से इसे निकाल कर अब स्टेबल में डाल दिया गया है। लेकिन हमने कहीं नहीं देखा कि अपोजिशन की जानिब से या मुखालफिन की जानिब से हुकूमत की या पाकिस्तान की इस कामयाबी का किसी जगह पर एतराफ़ किया गया हो। इसके साथ साथ अगर हम आगे चल के देखें कि जो उन्होंने सवालात उठाए थे कि जीआईटी में साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब का किरदार था, व्हाट्सएप का किरदार था, या और भी बहुत सारे सवालात उठाए कि जिस तरह से इरफान नईम मंगी जो जीआईटी के रुकन थे, उनकी अहलियत के हवाले से, उनकी एजुकेशन के हवाले से जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में जो सवालात उठाए हैं उससे जो जीआईटी की जो तहकीकात थी उसकी क्रेडिबिलिटी पर भी सवालात जो है वो उठते हैं। लेकिन नाज़रीन हम आपको ये वाज़े कर देते हैं कि जो जीआईटी बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पनामा मामले की तहकीकात करने के लिए, उसमें साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार, जिन्हें बाबा रहमता भी कहते हैं, उनका
0.1% भी कोई किरदार नहीं था। ये JIT बनाई गई थी साबिक जज जस्टिस इजाज़ अफजल खान की जानिब से। वो 3 रुकनी बेंच के सरबराह थे, उनके साथ जस्टिस शेख अजमत सईद और जस्टिस इजाज़ुल एहसन भी शामिल थे। और जो हीरों की बात की गई थी कि JIT के लिए हमें हीरों की तलाश है, 6 हीरों की तलाश है, तो ये किसी जगह पर छिप कर बात नहीं की गई थी, ये ओपन कोर्ट में जस्टिस शेख अजमत सईद ने बात की थी। और व्हाट्सएप पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को मुतल्लिका इदारों से रब्ता करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, इस हवाले से भी हक़ाइक़ जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ओपन कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म दिया था कि जो MI है, जो ISI है, जो SCCP है, जो FIA है, जो NAB है या जो स्टेट बैंक है, उसे ये हुक्म दिया गया था कि आपके 19 ग्रेड्स के जितने भी ऊपर के अफसरान हैं उन तमाम की जो फहरिस्त है, जो लिस्ट है, हमें फ़राहम की जाए। लेकिन यहाँ पर बदनीयती ये की कि जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और SCCP के फहरिस्तें अदालत में पेश की गई तो उसमें आमिर अजीज़ साहब का नाम भी नहीं था, उसमें बिलाल रसूल साहब का भी नाम नहीं था। और जब ये चीज़ें देखी गई, अदालत में उन फहरिस्तों का जायज़ा लिया गया, तो तब फिर अदालत ने यह कहा कि हमारे साथ खेल खेला जा रहा है, बहुत सारे लोगों के नाम जो है वो हमें नहीं फराहम किए जा रहे। अगर हुकूमत की उसमें बदनीयती शामिल नहीं थी तो फिर क्यों जो हुकूमत ने अदालत ने हुक्म दिया था कि जितने भी 19 ग्रेड के ऊपर के अफसरान हैं, चाहे वो SCCP में बैठे हैं, स्टेट बैंक में बैठे हैं, उनके हमें तमाम के नाम फराहम किए जाए ताकि हम उनसे अपने मर्ज़ी के लोगों को, मर्ज़ी के जो JIT है उसका इंतखाब कर सकें। उसके साथ साथ जब JIT तश्कील दे दी गई थी, इरफान नईम मंगी की सिलेक्शन पर, इंतखाब पर मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से, हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का एतराज़ जो है वो नहीं उठाया गया था। एतराज़ जो उठाया गया था वो आमिर अजीज़ के नाम पर उठाया गया था, बिलाल रसूल के नाम पर उठाया गया था। बिलाल रसूल पर एतराज़ ये था कि उनका जो मियां अज़हर साहब हैं, हमाद अज़हर साहब हैं, उनके साथ करीबी रिश्तेदारी है, तो लिहाजा इन्हें JIT में शामिल ना किया जाए। उससे हटकर जो दूसरे आमिर अजीज़ साहब थे, उन पर एतराज़ ये था हुसैन नवाज़ साहब का कि ये पहले 2003 में जब शरीफ ख़ानदान के मामला जो है वो NAB में ज़ेर इल्तवा थे, तो NAB में इन तमाम केसेस को देखते थे। लेकिन इन दोनों एतराज़ात को जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। और जहाँ तक इरफान नईम मंगी की जानिब से पनामा तहकीकात करने का मामला है, तो इरफान नईम मंगी साहब जो है उस JIT के रुकन थे, उस JIT के हेड नहीं थे। हेड जो थे वो वाजिद ज़िया साहब थे, 6 रुकनी JIT के। और जब ये रेफरेंस एहतसाब अदालत में पेश किए गए थे तो वहाँ पर जो गवाही दी थी वो इरफान नईम मंगी की गवाही नहीं थी, बल्कि वाजिद ज़िया को कटहरे में पेश किया गया था कि आपने जो एविडेंस कलेक्ट किए हैं, आपने जो दस्तावेज़ात कलेक्ट किए हैं, ये वाजिद ज़िया ने कहा था कि मैंने खुद कलेक्ट किए हैं, ये ओरिजिनल हैं, ये फ़ोटो कापी हैं। तो उनकी गवाही जो रिकॉर्ड की गई थी वो वाजिद ज़िया साहब की गई थी और उसमें इरफान नईम मंगी का कोई ताल्लुक़ नहीं था। और जहाँ तक इरफान नईम मंगी की कैपेबिलिटी की, उनकी एबिलिटी की, उनकी एक्सपर्टीज़ की बात है, उस पर हम खुद वीडियो कर चुके हैं कि अगर इस तरह से NAB में तहकीकात होंगी कि एक ऐसा बंदा जिसके पास एबिलिटी ना हो, जिसके पास तजुर्बा ना हो, जिसे फ़ौजदारी कानून का इल्म ना हो, तो वो किस तरह से वाइट कॉलर क्राइम की तहकीकात कर सकता है। और हमने आपको ये भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के एक्शन लेने पर, सुप्रीम कोर्ट के नोटिस लेने पर जो है वो NAB जो है वो नींद से जागा, उसकी आंखें खुली और फौरी तौर पर जो है वो NAB में एक सेल कायम कर दिया गया जिसका काम यह है कि उसमें एक्सपर्ट डाल दिए गए हैं और वो वाइट कॉलर क्राइम की तहकीकात के सिलसिले में NAB की मदद करेगा। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में ये कोशिश की है कि जो चैलेंज हमारे साथी की जानिब से हमें दिया गया था उन हक़ाइक़ को दुरुस्त अंदाज में आपके सामने जो है वो बयान कर सकें। और ये भी आपको बता देते हैं कि इरफान नईम मंगी की जो अपॉइंटमेंट हुई थी NAB में, वो मौजूदा चेयरमैन NAB जस्टिस जावेद इकबाल ने नहीं की थी, बल्कि वो 2004 में की गई थी। उस वक्त साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, ना उस वक्त जो है वो मौजूदा चेयरमैन थे NAB के, ना जो है वो इसके पहले वाले कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब थे। और जो JIT की तश्कील हुई थी उस वक्त NAB के जो चेयरमैन थे वो कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब थे और उनकी अपॉइंटमेंट भी जो है वो पीपल्स पार्टी, नवाज शरीफ और खुर्शीद शाह की जो है मुशावरत के साथ की गई थी। तो ये तो हमारी जो तीसरी खबर है उसके तमाम हक़ाइक़ मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब जो दूसरी खबर है कि मरियम नवाज़ साहबा जो निजात हासिल करना चाहती हैं, छुटकारा हासिल करना चाहती हैं कि किसी तरह से NAB की पेशी से उनकी जान छूट जाए, तो इस हवाले से उन्होंने मुशावरत का आगाज़ कर दिया है। उन्होंने अपने वालिद मोहतरम नवाज शरीफ से भी रब्ता किया है, अपने भाई हुसैन नवाज़, हसन नवाज़ से भी रब्ता किया है और अपनी कानूनी टीम से भी जो है वो मशवरा किया गया है कि क्या मेरा जाना NAB के दफ्तर में ज़रूरी है, क्या मुझे खुद जाना होगा, और अगर मैं अपना वकील भिजवा दूँ तो ये किस तरह से बेहतर रहेगा या नहीं रहेगा। तो इस हवाले से बताया यह गया है कि उन्हें यह मशवरा दिया जा रहा है कि जिस तरह से माजी में NAB की जानिब से जो शरीफ ख़ानदान की ख़वातीन थी
ख़ास طور پر جو شہباز شریف کا کیس تھا اس میں شریف خاندان کی خواتین کو جو نوٹس جاری کیا گیا تھا اسے معطل کیا گیا تھا اور نیب کی جانب سے سوال نامہ بھجوا دیا گیا تھا کہ آپ یہ سوال نامہ پر کر کے نیب کے دفتر میں بھجوا دیں. تو آپ بھی اس طرح سے اپنا وکیل بھجوا سکتی ہیں اور نیب کو کہہ سکتی ہیں کہ مجھے سوال نامہ بھجوا دیا جائے, تو آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس حوالے سے حتمی فیصلہ جو ہے وہ کل 10 اگست کو کیا جائے گا. اب تیسری جو خبر ہے یورو 5 کی امپورٹ کے حوالے سے, ایک نئی قسم کا یورو 5 جو ہے وہ جنوری 2021 میں امپورٹ کیا جائے گا. ابھی جو ستمبر سے یا اگست کے آخر میں جو یورو 5 منگوایا جائے گا یہ صرف پیٹرول ہوگا, یہ پیٹرول پر چلنے والی گاڑیوں میں استعمال ہوگا. لیکن جو جنوری 2021 میں منگوایا جائے گا یورو 5 کی جو نئی ورائٹی ہوگی, جو ڈیزل پر چلنے والی گاڑیاں ہیں اس میں وہ یورو 5 استعمال کیا جائے گا. اس حوالے سے جو وزارت پیٹرولیم ہے اس کی جانب سے پریس ریلیز جاری کر دی گئی ہے. لیکن اس پریس ریلیز کے ذریعے یا جو بیانات سامنے آئے ہیں وزارت موسمیاتی تبدیلی کے اور وزارت پیٹرولیم کے, اس میں یہ لگا ہے کہ جس طرح سے کشمکش موجود ہے وزارت موسمیات میں, وزارت پیٹرولیم میں, اور دونوں وزارتیں یہ چاہتی ہیں کہ یورو 5 کی جو امپورٹ کا جو کریڈٹ ہے اسے ملنا چاہیے. وزارت پیٹرولیم کی جانب سے جو ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے ان کے ترجمان کی جانب سے, اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو بیان وفاقی وزیر جو معاملے خصوصی ہیں وزیر اعظم عمران خان کے میاں امین اسلم, ان کی جانب سے جو جاری کیا گیا ہے اس میں انہوں نے کریڈٹ لینے کی کوشش کی ہے یورو 5 کی امپورٹ کے حوالے سے, کہ جیسے پہلا قدم جو ہے وہ یورو 5 کی امپورٹ کے حوالے سے وزارت موسمیات کی جانب سے لیا گیا تھا. اور وزارت پیٹرولیم نے اپنی پریس ریلیز میں یہ بتایا ہے کہ دراصل یہ سہرا یورو 5 کی امپورٹ کے حوالے سے وزارت پیٹرولیم کو جاتا ہے, وفاقی وزیر پیٹرولیم عمر ایوب کو جاتا ہے, اور جس قسم کا بیان ملک امین اسلم کی جانب سے دیا گیا اس پر وزارت پیٹرولیم کے ایک بڑے اعلیٰ مرتبے کی جو شخصیت ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ وہ عمر ایوب خان صاحب ہوں گے, وہ کافی برہم ہیں, کافی غصے میں ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا ترجمان کی جانب سے پیٹرولیم ڈویژن کے کہ اس کا سہرا جو ہے وہ وزارت پیٹرولیم کے سر ہے, اور اس کا کسی طرح سے کریڈٹ جو ہے وہ وزارت موسمیات کو نہیں دیا جا سکتا, کیونکہ یورو 5 کی امپورٹ کی جو ڈائریکشن تھی وہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے دی گئی تھی, اور عمران خان کی جو ڈائریکشن تھی اس پر کمپلائی بھی کیا گیا وزارت پیٹرولیم کی جانب سے اور اس کے ساتھ ساتھ پی ایس او کی جانب سے. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو ابھی 15 سے 20 دنوں میں یورو 5 کے پیٹرول کی جو دستیابی ملک میں یقینی بنائی جا رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیزل کا یورو 5 ہے اسے جنوری 2021 میں جو ہے وہ پاکستان میں لایا جائے گا. اور یورو 5 کے حوالے سے جو پالیسی ہے وہ حکومت اپنی بنا چکی ہے اور اس پر امپلیمنٹ کا آغاز کر دیا گیا ہے. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ دونوں وزارتوں میں کافی زیادہ اختلافات موجود ہیں, اور بیسکلی جو موقف لگتا ہے وہ وزارت پیٹرولیم کا جو ہے وہ درست دکھائی دیتا ہے. وزارت موسمیاتی تبدیلی کا یہ موقف بالکل درست ہے کہ یورو 5 جب پاکستان میں استعمال ہوگا, بطور ایندھن استعمال ہوگا, تو جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو چیزیں ہیں, جو عالمی جو شرائط ہیں یا جو ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے جو شرائط ہیں انہیں یقینی بنایا جائے گا, انوائرمنٹل جو پروٹیکشن ہے اسے یقینی بنایا جائے گا. لیکن اس کا کریڈٹ جو ہے وہ وزارت پیٹرولیم کو جاتا ہے, کیونکہ باہر سے جو فیول منگوانے کی جو ذمہ داری ہے, پیٹرولیم مصنوعات منگوانے کی جو ذمہ داری ہے وہ وزارت پیٹرولیم کی ہے, اس کا وزارت موسمیاتی تبدیلی سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج کی ویڈیو میں ناظرین اتنا ہی, آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.